नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। अंडमान निकोबार में यूरेन एंटी-शिप और ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो, दिखाई ताकत। दूसरी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, शोपियां एनकाउंटर में ढेर किए गए आतंकी। बड़ी खबर। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने संभाली आर्मी वाइस चीफ की कमान, ली सीपी मोहंती की जगह। ये भी हम आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट, भारत नेपाल के बीच रिश्ते होंगे और मजबूत। धारूचुला में महाकाली नदी पर जल्द होगा पुल निर्माण का कार्य। दोनों देशों के बीच लगभग बनी है सहमति। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर दूसरी बड़ी बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुई है चर्चा। जानेंगे साउथ चाइना सी को लेकर क्या प्लानिंग बनी है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने उठाया है बड़ा फैसला, एक्सपेरिमेंट नहीं, अब वायुसेना में परमानेंट होंगी महिला फाइटर पायलट। जी हां, अब देश की महिलाएं चाइना और पाकिस्तान की हवा खराब करेंगे। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी इस देश के इंडियन आर्मी पे गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने संभाले आर्मी वाइस चीफ की कमान, ली सीपी मोहंती की जगह। दरअसल सेना के एक बयान में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह सेना के उप प्रमुख वाइस चीफ का पदभार ग्रहण किया है, जो सोमवार को सेवानिवृत्त हुए थे। उप प्रमुख का कार्यभार संभालने से पहले पांडे कोलकाता स्थित मुंबई पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे। दरअसल मनोज पांडे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और उन्हें दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन दिया गया था। उन्हें जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ पल्लनवाला सेक्टर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एक इंजीनियर रेजिमेंट की कमान संभाली थी। दिसंबर 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम में पश्चिमी सीमा पर सैनिकों और हथियारों की बड़े पैमाने पर आना जाना हुआ था। तो दोस्तों, आपको बता दें, कहीं न कहीं तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के जब से कमान संभालें तो अब कश्मीर में कहीं न कहीं आतंकियों में एक तरीके से डर का माहौल भय बन चुका है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार से यूरोन एंटी-शिप और ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। कमांड ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। दरअसल आपको बता दें, रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी सफलता अपने नाम कर ली है। द्वीप पर भारत की ताकत को दर्शाने के लिए इस बार ब्रह्मोस और यूरेन एंटी-शिप मिसाइल को अंडमान निकोबार से लॉन्च किया गया है। अंडमान निकोबार कमांड ने इस बाबत ट्वीट करके जानकारी दी है। ट्वीट में लॉन्च का वीडियो शेयर करते हुए कहा गया है कि ANC नेवल कंपोनेंट द्वारा ब्रह्मोस और यूरेन एंटी-शिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया, जो कि हमारे द्वीपों की रक्षा के लिए हमारी क्षमताओं को दर्शाता है। हाल ही में फिलीपींस ने भारतीय ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से एक अनुबंध किया था। इसके मुताबिक फिलीपींस ने भारतीय ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के करीब 375 मिलियन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इसके तहत भारत फिलीपींस नेवी को तट आधारित एंटी-शिप मिसाइल भी देगी। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ ब्रह्मोस पूरी दुनिया भर में डंका बज रहा है, वहीं ब्रह्मोस और यूरेन एंटी-शिप मिसाइल का कहीं न कहीं सफल परीक्षण एक बार फिर से ये कहीं न कहीं चाइना और पाकिस्तान के नींद उड़ाने वाली है। एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, शोपियां एनकाउंटर में ढेर किए गए आतंकवादी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में जारी मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और ये एनकाउंटर शोपिया के नादीगाम इलाके में बुधवार को शुरू हुआ। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया है कि जिले के नादीगाम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। और इससे पिछले महीने जम्मू कश्मीर के शोपिया में ही सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल की थी। एक और अपडेट लेते हैं। भारत नेपाल के बीच रिश्ते होंगे और प्रगाढ़। धारूचुला में महाकाली नदी पर जल्द होगा पुल का निर्माण कार्य। दरअसल भारत और नेपाल ने मंगलवार को उत्तराखंड के धारूचुला में महाकाली नदी पर पुल के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों को देखते हुए पुल निर्माण की घोषणा की गई है।
भारतीय दूतावास द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और नेपाल के भौतिक बुनियादी ढांचा और परिवहन मंत्रालय के सचिव रविंद्र नाथ श्रेष्ठ ने परिवहन मंत्री रेणु कुमारी यादव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। परिवहन मंत्रालय के जानकार सूत्रों ने बताया है कि भारत पुल के निर्माण की पूरी लागत वहन करेगा और पुल के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का भी काम पूरा करेगा। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। ओमान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, रक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर हुई चर्चा। दरअसल ओमान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर बिन अल जाबी ने मंगलवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीके पर चर्चा की है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 31 जनवरी के नई दिल्ली में द्विपक्षीय सहयोग पर भारत ओमान संयुक्त सहयोग की समिति की बैठक की है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, एक्सपेरिमेंट नहीं अब वायुसेना में परमानेंट होंगी महिला फाइटर। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने की एक्सपेरिमेंट योजना को स्थायी यानी परमानेंट में बदलने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा है कि फैसला भारत की नारी शक्ति की क्षमता और महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि रक्षा मंत्रालय MOD ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने की प्रायोगिक योजना को स्थायी योजना में बदलने का फैसला किया। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत की नारी शक्ति की क्षमता और हमारे प्रधानमंत्री मोदी की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए पुरुषों के गढ़ रहे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महिलाओं के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने के बाद फैसला किया। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर, पुतिन ने तोड़ी चुप्पी, अमेरिका पर लगाया अपने मकसद के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल का आरोप, कहा रूस को घेर रहा है अमेरिका। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन मसले पर नाटो देशों के साथ चल रहे तनाव के बीच अमेरिका पर निशाना साध दिया है। उनने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो रूस को घेरने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की उम्मीदें जताई कि यूक्रेन संकट के चलते उपजे तनाव को खत्म करने के लिए रूस और पश्चिमी देशों की समाधान तक पहुंच सकते हैं। पुतिन ने यह भी कहा है कि रूस फिलहाल अमेरिका और नाटो देशों की प्रतिक्रिया पर विचार कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है रशिया के राष्ट्रपति ने कही है। एक और अपडेट, कोरोना ने तोड़ी अमेरिका की कमर, कर्ज में डूबता जा रहा अमेरिका। जी हां, दुनिया का सबसे अमीर देश कर्ज में डूब रहा, पहली बार $30 ट्रिलियन से अधिक हुआ कर्ज। दरअसल अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज भार रिकॉर्ड स्तर पर $30 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। अमेरिकी सरकार के तहत आने वाले ट्रेजरी विभाग ने मंगलवार को ये आंकड़ा दिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विशेषज्ञ इस मामले पे बटे हुए नजर आ रहे हैं। कोई साफ तौर पर नहीं बोल पा रहा है कि कितना कर्ज बहुत अधिक माना जाएगा और यह देश के लिए वाकई में कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन सभी एक बात पर सहमत दिखाई दिए कि कर्ज का इतना बड़ा आंकड़ा ऐसे मुश्किल वक्त में सामने आया है जब अमेरिका की राजकोषीय और मौद्रिक नीति मुश्किलों में से गुजर रही है। उधार की लागत बढ़ने की संभावना है, जिनका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें अन्नदाता भी तकनीकी से लैस, किसान ड्रोन से फसलों पर होगा कीटनाशकों का छिड़काव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को देश का आम बजट पेश कर रहे हैं। अपने बजट भाषण में उन्होंने किसानों की सहूलियत के लिए कई ऐलान किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि तकनीकी का इस्तेमाल खेती में भी होगा, किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा, इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों के लिए कुछ अन्य ऐलान भी किए हैं। दरअसल अपने भाषण बजट में सीताराम ने कहा है कि MSP पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी, हुए और 2 साल 2023 को मोटा अनाज। भारत ने मंगलवार को निजी उद्योग के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% अलग रखने के अलावा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय रूप से उत्पादित हथियारों को प्रणालियों को खरीदने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ यानी सेना के पूंजी बजट का 68% निर्धारित किया है। संसद में 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। भारत ने इस साल के बजट में सैन्य खर्च के लिए लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए, जिनमें सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय भी शामिल है। एक और अपडेट लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में बनेंगे 80 लाख मकान, बजट में 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में सीतारमण ने पीएम आवास योजना के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में 80 लाख पीएम आवास का निर्माण होगा। इसके लिए सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार के अलग अलग मिशनों में सबसे प्रमुख है। इसके तहत केंद्र सरकार ने साल 2022 तक, जब देश को आज़ाद हुए 75 साल हो जाएंगे, तब तक आपको आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने साल 2022 तक देश को आज़ाद हुए, ये चीज़ें उन्होंने कही हैं। 80 लाख पीएम आवास होंगे, ये बेहद बड़ा आंकड़ा है। एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, किसानों को लेकर सरकार ने किया है बड़ी सहूलियत। अब किसानों की जो खास करके फसलें हैं, अब वो फसल कहीं ना कहीं एक तरीके से छिड़काव ड्रोन के जरिए होगा। इस तरीके की जो है वो नीति ला रही है मोदी सरकार। दरअसल किसानों की सुविधाओं के लिए अन्नदाता तकनीकी से लैस किसान ड्रोन से फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव, ये हमने आपको बताया। तो ये आधुनिक तरीकों से कहीं ना कहीं एक तरीके से आधुनिकता के जरिए अब किसान जो है परेशान भी नहीं होंगे और उनके काम भी हो जाएंगे। एक और अपडेट, महापौल, जी हाँ, योगी की लोकप्रियता का जलवा। यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ फिर बनेगी भाजपा की सरकार। यूपी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। सभी दलों ने अपने अपने अधिकांश उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं सर्वे एजेंसियों ने भी रिपोर्ट सामने आ रही है। लगभग सभी में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सबसे अधिक दिख रही है। विभिन्न एजेंसियों के सर्वे में शामिल अधिकांश लोग उनके कामकाज से खुश नजर आ रहे हैं। एक कारण है कि वो दोबारा यूपी की कमान उनकी हाथों में देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। यूपी में इस साल 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होना है। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,74,000 हो रही है। तो एक तरीके से तमाम आपको बता दें, चाहे टाइम्स नाउ, एबीपी न्यूज़, सी वोटर, जी न्यूज़, ओपिनियन पोल, इंडिया टीवी, रिपब्लिक, बी मार्क, जनमत सर्वे में सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं तरीके सर्वे निकल के आया, उसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय